नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या न्यायाधीश भगवान होते हैं? बल्कि मैं तो इस शब्द के भी इस्तेमाल के खिलाफ हूं, क्योंकि भगवान जो है वो आलोचना से परे नहीं होते। सनातन धर्म में, मजहब में पैगंबर लोग जरूर इससे परे होते हैं, आलोचना से परे होते हैं। उनकी आलोचना आप नहीं कर सकते, उनकी आलोचना नारा लगता है। इसलिए भगवान जो है वो आलोचना से परे नहीं होते। तो क्या जज आलोचना से परे होते हैं? अब सवाल ये है कि मुद्दा उठा क्यों? ये मुद्दा उठा इसलिए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उनका एक फैसला आया था सलवा जुडुम पर। जब माओवाद छत्तीसगढ़ में अपने पीक पर था, तो समय कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक फोर्स का या कहें एक दल का गठन किया, जिसमें आदिवासी युवकों को हथियार दिए गए माओवादियों से लड़ने के लिए। माओवादी गांव में आते थे, लोगों को मारते थे, उसके अलावा स्कूल जला देते थे, अस्पताल जला देते थे, सड़क खोद देते थे, तमाम इस तरह के सारे काम करते थे जिससे विकास रुक जाए उस इलाके का। तो उनसे मुकाबले के लिए इन युवाओं को हथियार दिया गया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर का नाम, एसपीओ का नाम दिया गया। ये मामला नंदिनी सुंदर, जो वामपंथी हैं, घोर वामपंथी हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। और उसकी सुनवाई में जो 2 जजेस की बेंच थी, उसमें एक जस्टिस निर्जर थे, दूसरे बी सुदर्शन रेड्डी। उन्होंने सलवा जुडुम के कार्यक्रम को रद्द कर दिया और कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है। ये माना कि हो सकता है कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो, लेकिन इस कार्यक्रम को चलने की इजाज़त नहीं दे सकते। और कहा कि जिन युवकों को हथियार मिले थे, अगर उन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ कि इन युवकों में से ज़्यादातर को माओवादियों ने बाद में उनकी हत्या कर दी। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। उस सब के लिए जिम्मेदार ये फैसला था। इस फैसले के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टिप्पणी की। वो 22 अगस्त को केरल में थे। मलयालम मनोरमा का जो चैनल है, मनोरमा चैनल, उसके कार्यक्रम में गए थे। वहाँ उन्होंने कहा कि वामपंथियों के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, क्योंकि उन्होंने सलवा जुडुम पर यह फैसला दिया था जो माओवाद के खिलाफ था। अगर ये फैसला ना आया होता तो 2020 में ही देश से माओवाद खत्म हो जाता। इस पर बड़ा बवाल मचा। कुछ रिटायर्ड जजेस और कुछ वकीलों ने जो है इस पर संयुक्त बयान दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। आप किसी न्यायाधीश के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते। इससे आप न्यायपालिका के अधिकार को कम करते हैं, जनतंत्र पर हमला करते हैं। इसके जवाब में 56 पूर्व न्यायाधीशों ने एक पत्र लिखा। कहा कि कोई भी पूर्व न्यायाधीश जैसे ही राजनीति के मैदान में उतरता है, वो फिर उसका जो न्यायाधीश के रूप में काम है वो पीछे छूट जाता है। फिर वो आलोचना के लिए सबके सामने उपस्थित होता है। उसकी और उसके काम की आलोचना न्यायपालिका की आलोचना नहीं है। जब तक वो न्यायपालिका का हिस्सा है तब तक उसकी आलोचना नहीं होती। और आप बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में भी देखिए, जब उन्होंने फैसला दिया, ये उस फैसले के से सहमति असहमति जैसे बाकी फैसलों से होती है, उस समय भी थी। कुछ लोग सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे, और माना जा रहा था कि ये फैसला जो है वो छत्तीसगढ़ से कम माओवाद को ख़त्म करने में बाधक बनेगा। लेकिन जज पर किसी ने टिप्पणी नहीं की। ये पहली बार हुआ है कि जज पर टिप्पणी हुई है। क्यों टिप्पणी हुई है, इसका जवाब भी उन 56 पूर्व न्यायाधीशों ने अपने पत्र में दिया। उन्होंने कहा कि आप जैसे ही राजनीति के क्षेत्र में उतरते हैं, तो फिर आप राजनीतिक आलोचना के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। फिर आपके कामकाज की आलोचना होगी। इस आलोचना का ये मतलब नहीं है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है या न्यायपालिका पर सवाल उठाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला तब होता है जब आप पक्षपातपूर्ण राजनीतिक बयान देते हैं। ये जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के संदर्भ में कहा जा रहा है। उससे ये आभास होता है
लोगों को ये लगता है कि पूरी न्यायिक व्यवस्था एक राजनीतिक पक्ष में खड़ी है। कुछ जजेस की गलती की वजह से पूरी न्यायपालिका को एक पक्षपातपूर्ण गिरोह के रूप में देखा जाता है, ये पूर्व न्यायाधीश बोल रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में जिन लोगों ने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि अमित शाह का बयान न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। अमित शाह ने यह भी कहा कि ये माओवाद के पक्ष में दिया गया फैसला था और बी सुदर्शन रेड्डी को इस फैसले के बाद उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के बारे में लोगों को बता दिया है। जिन जजेस ने बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में बयान दिया, उनमें से कुछ के नाम हैं जे चेलमेश्वर, मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ, अभय ओका और ए के पटनायक। रिटायरमेंट के बाद इनके अगर आप बयान देखें, खासतौर से राजनीतिक बयान देखें, राजनीति के संदर्भ में बयान देखें, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं। तो जो 56 जजेस का पूर्व न्यायाधीशों का बयान आया, उसमें कहा गया कि कुछ जज न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आड़ में अपने पक्षपातपूर्ण फैसले को छिपाते हैं और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले फैसलों की आलोचना होनी चाहिए। तो ये जो युद्ध शुरू हुआ है, या ये कहें ये विवाद शुरू हुआ है, ये बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी के कारण हुआ है और उनको उम्मीदवार विपक्ष खासतौर से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज बिल्कुल न बनाती अगर उन्होंने सलवा जुडुम के बारे में ये फैसला न दिया होता। तो इसके जरिए माओवाद के समर्थन का एजेंडा चलाने की कोशिश है। इसके जरिए माओवाद के विरोधियों को जनतंत्र विरोधी बताने की कोशिश है। इसलिए इसका जवाब आना बहुत ज़रूरी था। देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म में भगवान आलोचना से परे नहीं है। हम अपने भगवान की भी आलोचना करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आलोचना का अधिकार अगर भक्त को मिला हुआ है तो इसका मतलब उसको गाली देने का भी अधिकार मिला हुआ है। यही उनकी गलतफहमी है। गाली देने का अधिकार आपको नहीं मिला हुआ है, जो कुछ लोग कर रहे हैं आजकल। जिस तरह से सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस तरह से सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, ये दरअसल गाली देने का काम है। ये आलोचना की बात नहीं है, आलोचना से परे जाता है। दूसरी बात, आलोचना से परे दूसरे मजहब के पैगंबर लोग होते हैं जिनकी आप आलोचना नहीं कर सकते। तो कुछ पूर्व न्यायाधीशों को लगता है कि वो पैगंबर हो गए हैं, उनकी आलोचना नहीं की जा सकती, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यही बी सुदर्शन रेड्डी हैं। उन्होंने जब फैसला दिया उस समय, जब उसके बाद रिटायर हो गए, उस समय भी किसी ने उन पर टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन जब वो राजनीति के क्षेत्र में उतरे तो जाहिर है कि उन पर टिप्पणी होनी ही थी। उनके पूरे जीवन के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया ही जाना था, उसकी समीक्षा होनी ही थी, उसकी आलोचना होनी ही थी और उनके पक्ष में जो लोग हैं वो उनकी प्रशंसा कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। तो बी सुदर्शन रेड्डी को अगर ये लग रहा है कि उनकी आलोचना का मतलब है कि पूरी न्यायपालिका की आलोचना हो रही है या न्यायपालिका पर हमला हो रहा है, तो उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है और उनके समर्थकों को और ज़्यादा बड़ी गलतफहमी है। न्यायाधीश जब तक न्यायाधीश के पद पर है या पूर्व न्यायाधीश के रूप में है, तब तक वो इन आलोचनाओं से ऊपर है। व्यक्तिगत आलोचना उस समय तक उस पर नहीं हो सकती, लेकिन जिस दिन और जिस क्षण वो राजनीति में उतरने का फैसला करता है, उसकी आलोचना का सिलसिला शुरू हो जाता है, हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका इरादा मतलब उसने अपने फैसलों के जरिए अपनी एक राजनीतिक ज़मीन बनाई, अपने लिए एक राजनीतिक समर्थक वर्ग बनाया और उसी समर्थक वर्ग का फ़ायदा उठाकर वो राजनीति में आना चाहते हैं। वरना क्या ज़रूरत है किसी पूर्व न्यायाधीश को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ेंगे तो आपकी प्रशंसा भी होगी, आपकी आलोचना भी होगी। तब आप अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सहारा लेंगे और न्यायपालिका की सुरक्षा की आड़ में अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, बल्कि मैं कहूँगा कि अपने कुकर्मों को बचाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप पर हमला होना, आप पर टिप्पणी होना बड़ा स्वाभाविक है। तो बी सुदर्शन रेड्डी को अपने दिमाग से ये फितूर निकाल देना चाहिए कि उनकी आलोचना नहीं हो सकती या उनकी आलोचना न्यायपालिका की आलोचना है। वो न्यायपालिका नहीं है,
वो न्यायपालिका का एक हिस्सा हुआ करते थे। जैसे ही राजनीति में उन्होंने जाने का फैसला किया, वो उनकी जो डोर है वो कट गई। अब वो एक राजनेता के रूप में लोगों के सामने है, और एक राजनेता के बारे में जैसी टिप्पणियां, जैसी आलोचना अन्य राजनेताओं की होती है, वैसी उनकी भी होगी। लेकिन कुछ लोगों को इससे बड़ा दर्द उठा, बहुत परेशानी हुई। उनको लगा कि हमने इतनी मेहनत से जो ये एक व्यक्ति तैयार किया, जो हमारी विचारधारा का समर्थन करता था न्यायाधीश रहते हुए, और न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के बाद राजनीति में आने की कोशिश कर रहा है, उसी आधार पर उसकी आलोचना कैसे हो सकती है? तो ये गलतफहमी, ये जनतंत्र की आलोचना नहीं है। जनतंत्र इससे खतरे में नहीं पड़ता है। जनतंत्र खतरे में पड़ता है जब आप न्यायाधीश के पद पर बैठकर एक राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में फैसला देते हुए दिखाई देते हैं, जब आप देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला फैसला देते हैं, और उसकी आलोचना न हो जब आप राजनीति में आ जाएं, तब भी ये कैसे संभव है? तो इसलिए बहुत समय से और बहुत सटीक जवाब इन 56 पूर्व न्यायाधीशों ने दिया है, जो बी सुदर्शन रेड्डी के पैरोकार हैं उनको, कि बी सुदर्शन रेड्डी अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आड़ में अपना बचाव नहीं कर सकते। उनको ये लड़ाई राजनीतिक रूप से लड़नी होगी, क्योंकि अब वो राजनेता हो गए हैं, एक राजनीतिक प्रक्रिया में वो शामिल हो गए हैं। तो उनको उसी तरह से इस बात का जवाब देना होगा, इस लड़ाई को लड़ना होगा जिस तरह से कोई भी राजनेता लड़ता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति लड़ता है। वो उससे ऊपर नहीं है, उससे परे नहीं है, उनको कोई विशिष्ट दर्जा हासिल नहीं है कि वो पूर्व न्यायाधीश थे इसलिए वो आलोचना से परे हैं, उनके बारे में कोई कुछ बोले नहीं, उन पर कोई टिप्पणी न करे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए मेरा मानना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की वो बहुत ज़रूरी थी, ऐसे लोगों को बताने के लिए कि देश और देशवासी आपका फैसला भी समझते हैं और फैसले के पीछे की नीयत भी समझते हैं। और उसके बाद जब उसी फैसले के आधार पर समर्थन जुटाकर आप राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी पूरी नीयत साफ हो जाती है कि आपने ये सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया। तो अगर आप किसी एक राजनीतिक विचारधारा के साथ खड़े हैं, राजनीतिक दल के साथ खड़े हैं, तो आपको उस विचारधारा की, उस राजनीति की जो भी आलोचना होती है उसका सामना करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। आप फिर ये दलील नहीं दे सकते कि जो है मैं पूर्व न्यायाधीश हूँ, मेरे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा हूँ, आप पैगंबर हो सकते हैं, आप भगवान नहीं हैं। ये बात बी सुदर्शन रेड्डी और उनके जैसों को याद रखना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।